हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत यादव। आज है 17 जून 2022। द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन में एक बेहतरीन सा एडिटोरियल है, रेस फॉर रेलिवेंस, द फेड्स रेट हाइक कैन एक्सेलरेट द एग्जिट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। ये बात तो हमने कल की थी न्यूज़पेपर में। 16 जून 2022 के द हिंदू के इकॉनमी वाले सेक्शन में ये न्यूज़ आई थी और आज उसी के ऊपर एडिटोरियल आ गया। दैट मीन्स यू कैन इन्फर दैट कि दिस न्यूज़ आइटम वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तभी मैंने आपको वो चीज़ बताई थी और आज उसी के ऊपर एडिटोरियल भी आया है। यानी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बॉस। ये कॉन्सेप्ट देखिए, इसीलिए उसकी हेडिंग में, सब हेडिंग में यही बात लिखी है कि द फेड्स रेट हाइक कैन एक्सेलरेट द एग्जिट ऑफ एफपीआई। हमने यही कल बात की थी। आज कुछ एक्स्ट्रा बात करेंगे भाई, आज कुछ एक्स्ट्रा बात करेंगे पिछली बातों के साथ। और आप समझिएगा कि न्यूज़पेपर को कैसे अप्रोच करते हैं, दो तीन न्यूज़ को किस तरह से कंबाइन करते हैं। प्लीज़ लर्न दिस आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। इट विल बी मोर बेनिफिशियल, मच मोर बेनिफिशियल टू यू देन नाउ। अगर आप जैसा न्यूज़पेपर अभी पढ़ रहे हैं, अगर इस तरह से, इस ढंग से आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वाकई में आप न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाएंगे सर। किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे एनालिसिस के लिए। आप स्वयं आप एनालिसिस कर पाओगे उन चीज़ों की। ये आर्ट आपको सिर्फ डेवलप करनी है। आई एम हेल्पिंग यू टू डेवलप दिस आर्ट। Please focus on my words. Please focus on my idea. Focus on your mental mind setup. Please, this game is not about the knowledge only. This game is all about your mental setup. How your mind is working, how it is approaching different news or different issues that is going on in India. So, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें, फेड रेट हाइक की बात करें तो फेडरल रिजर्व ने अभी अपना इंटरेस्ट रेट हाइक किया था क्योंकि उन्हें इन्फ्लेशन से फाइट करना था। मैंने उसका रीज़न भी आपको बताया था कि इन्फ्लेशन से अगर फाइट करना होता तो अपने पॉलिसी रेट्स को बढ़ा देना ही एक सही कदम है। अगर आपका सप्लाई साइड में बहुत कंट्रोल ना हो तो डिमांड साइड को कैसे इंपैक्ट करे, डिमांड साइड को कैसे रोके कि लोगों के हाथ में पैसे कम हो, मनी सप्लाई इकॉनमी में कम हो। आप सिर्फ अपने पॉलिसी रेट को बढ़ा दीजिए और अगर अच्छे तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन हो रहा है, दैट मीन्स कि आप इन्फ्लेशन में काबू ला सकोगे। यही काम किया। पहले फेडरल रिजर्व ने 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया था और उन्होंने सोचा था कि अगली बार भी 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने लैंडमार्क 75 बेसिस पॉइंट से अपना पॉलिसी रेट को बढ़ा दिया इन्फ्लेशन को काबू रखने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वहां पर 8.6% पहुंच गया है। यूएस का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन वाज 4 डिकेड हाई, 40 साल में सबसे ज्यादा 8.6% पर है और इनका एम है कि हमको अपना इन्फ्लेशन जो है 2% के आसपास लाना है। दैट मीन्स कि उनको अपना पॉलिसी रेट बढ़ाना पड़ेगा और यह भी बोला इन्होंने कि आगे चल के हम और ढेर सारा अपना पॉलिसी रेट बढ़ा सकते हैं। इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू इंक्रीज आर पॉलिसी रेट। तो हम ये कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर हमको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, ऐसा यूएस का फेडरल रिजर्व बोलता है। साथ में ये भी बोलता है, ये इस बात को रियलाइज करता है कि इनका बहुत कम कंट्रोल है सप्लाई साइड फैक्टर में, क्योंकि इंक्लूडिंग रशिया इन्वेजन ऑन यूक्रेन, कोविड रिलेटेड लॉकडाउन इन चाइना है। इसलिए यूएस का सेंट्रल बैंक ये बोल रहा है कि अगर हमारा सप्लाई साइड पर इतना कंट्रोल नहीं है, लेट्स फोकस ऑन डिमांड साइड। सो पॉलिसी रेट को बढ़ाकर आप ये बात का कीवर्ड याद रख सकते हैं कि डिमांड साइड को इंपैक्ट किया जा रहा है, यानी इस चीज को फील कर सकते हैं। इकोनॉमी इज ऑल अबाउट फीलिंग, यू हैव टू फील दिस थिंग। तो आई होप कि आप ये बात समझ गए कि ये क्या हो रहा है और इससे हमारी इकॉनमी पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अगर यूएस का फेडरल रिजर्व अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो उसकी वजह से इकॉनमी में, हमारी इंडियन इकॉनमी में जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ने अपना पैसा लगाया होगा, वो अपना पैसा बॉन्ड मार्केट, शेयर मार्केट से निकालकर यूएस में ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बड़ा ल्यूक्रेटिव होगा, बड़ा अच्छा होगा, वहाँ पर रिटर्न अच्छे मिलेंगे। तो यूएस का फेडरल रिजर्व जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो अपना पैसा निकाल के भागता है, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल फ्लाइट। आई होप कि आप चीज़ों को आसान भाषा में समझ भी पा रहे हैं। कैपिटल फ्लाइट होता है जिसकी वजह से हमारा रुपया जो है बहुत डेप्रीशिएट होता है, रुपया कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट चीपर तो होते हैं लेकिन हमारे इंपोर्ट जो है वो बहुत कॉस्टली हो जाते हैं और इंपोर्ट हम बहुत ढेर सारा कर रहे हैं। दैट्स वाई कल की न्यूज़ में आपने ये भी देखा था कि इंपोर्ट जो है, हमारा ट्रेड जो डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, 63% से बढ़ गया है, अप्रॉक्स $24 बिलियन पहुंच गया है ट्रेड डेफिसिट। उसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा तो हमारा हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो भी डिप्लीट होगा। तो इंपोर्ट बढ़ रहा है, दैट इज नॉट गुड फॉर अस, और इंपोर्ट की कॉस्ट भी बढ़ रही है क्योंकि रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। नाउ एक चीज और आपको यहां पर समझनी पड़ेगी। देखिए, जीडीपी का फॉर्मूला बाय एक्सपेंडिचर मेथड मैंने आपको कई बार समझाया है, C+I+G+NX। अगर कोई भी कंट्री अगर अपना पॉलिसी रेट बढ़ा रही है
तो उसकी वजह से वहाँ पर जो लोन होंगे वो भी महंगे हो जाएंगे, लोन कॉस्टली हो जाएंगे, क्योंकि पॉलिसी रेट बढ़ाएगा। लेट से आरबीआई, इंडिया की बात कर लेते हैं, लेट से आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा रहा है, तो उसकी वजह से बैंक जो है अपना लेंडिंग रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर बैंकों के लोन महंगा मिल रहा है आरबीआई से, तो बैंक विल फर्दर इंक्रीज द लेंडिंग रेट टू कंपनसेट दैट। तो अगर लेंडिंग रेट बढ़ जाएंगे, अगर लोन महंगे हो जाएंगे, तो इकॉनमी में कोई इन्वेस्टमेंट लोन लेने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहेगा कि लोन लें हम, क्योंकि उसका लोन बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे, लोन कॉस्टली हो गए हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जब इकॉनमी में कोई लोन नहीं लेगा तो इन्वेस्टमेंट कम करेगा, कंजम्पशन कम करेगा, और उसकी वजह से जीडीपी कम हो जाएगी। नाउ यहाँ पर दो प्रॉब्लम है। अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ा रहे हो या अपना पॉलिसी रेट बढ़ा रहे हो, तो उससे एक प्रॉब्लम तो ये हो रही है कि आपका लोन जो है वो महंगे हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से जीडीपी कम हो रही है। अरे बाप रे बाप, अगर जीडीपी कम हो रही है, जीडीपी स्टैग्नेंट हो रही है, तो जीडीपी का स्टैग्नेशन एक प्रॉब्लम है, और स्टैग्नेशन के साथ एक प्रॉब्लम और चल रही है इकॉनमी में, वो है इन्फ्लेशन। तो प्रॉब्लम क्या है, स्टैगफ्लेशन की। तो प्रॉब्लम हो रही है स्टैगफ्लेशन। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि इससे एक प्रॉब्लम स्टैगफ्लेशन की भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। इसमें इतनी बातें तो नहीं की हैं जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी हैं, पर इस एडिटोरियल को लिंक करके अगर हम समझें, आगे चलते इकॉनमी वाले सेक्शन में। हमारा फेवरेट सेक्शन इकॉनमी सेक्शन, कहाँ गए आप, ये रहे आप। इंडिया बेटर प्लेस टू अवॉइड रिस्क ऑफ स्टैगफ्लेशन, आरबीआई ऑफिशियल बोलते हैं। स्टेट ऑफ द इकॉनमी, आरबीआई ऑफिशियल स्टेट ऑफ द इकॉनमी में बोलते हैं कि यानी कि ये बोलना ये चाहते हैं कि हमारा इकॉनमी बहुत रेजिलियंट है, वो स्टैगफ्लेशन जैसे रिस्क को अवॉइड कर सकता है। हम मानते हैं कि ग्लोबल इकॉनमिक कंडीशन जो है वो डिटीरियोरेट हो रही है, और हमारा जो कमोडिटी प्राइसेस है वो बढ़ रहा है, फाइनेंशियल मार्केट में वोटेलिटी है क्योंकि फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट हाई कर रहा है, बहुत ढेर सारी अनसर्टेनिटी है। लेकिन इस अनसर्टेनिटी के बीच भी हमारी इंडियन इकॉनमी रेजिलियंट है, वो आराम से स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन को मैनेज कर सकती है, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऐसा ये बोलते हैं कि हमारा डोमेस्टिक इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। माना कि मॉनेटरी टाइटनिंग हो रही है पूरे वर्ल्ड में, फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, उसकी वजह से कैपिटल फ्लाइट हो रही है, उसकी वजह से इंपोर्ट हमारे कॉस्टली हो रहे हैं। वी नो एवरीथिंग, बट लिटिल बिट इंडिया इज मोर रेजिलियंट, क्योंकि इंडिया की रिकवरी बैक ऑन ट्रैक है, हम रिकवरी सही से कर पा रहे हैं, और साथ में हमारा डोमेस्टिक इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। डोमेस्टिक इकॉनमी एक्टिविटी इज गेनिंग स्ट्रेंथ, राइट ऑथर्स ऑफ बुलेटिन आर्टिकल। सो कहने का मतलब ये है कि स्टैगफ्लेशन, ये न्यूज़ में अंदर क्या है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडियन इकॉनमी रेजिलियंट है। आपको मेंस में लिखने के लिए हेल्प करेगा। स्टैगफ्लेशन होता क्या है ये आपको प्री में हेल्प करेगा, और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ये आपको हेल्प करेंगे ओवरऑल इन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, इसमें हेल्प करेंगे। इस तरह से इसको कनेक्ट करते हैं। और अगर बगल की न्यूज़ देखें, सेंसेक्स फॉल 2% आफ्टर फेड रेजेस रेट, रुपी रिकवर्स। अब आप ये बात समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2% से सेंसेक्स फॉल हो गया। अंदर क्या लिखा है, डज नॉट मैटर। 2% से फॉल क्यों हो गया, क्योंकि अपना पैसा निकाल कर लेकर भागेंगे ये लोग, तो बेच कर ही तो जाएंगे, और जब बेचना बहुत ज़्यादा होगा किसी भी मार्केट में, तो अगर बहुत ढेर सारे शेयर्स एंड बॉन्ड्स को आप बेचेंगे तो उसकी वजह से सेंसेक्स जो है वो फॉल करेगा। आपको पता है ये रूल, मैंने हर चीज़ आपको इकॉनमी के फुल कोर्स में पढ़ा रखी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, आप डिसएडवांटेज पर होंगे। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप उस चीज़ को जाकर देखें, क्योंकि मैंने तो अपनी मेहनत कर दी है, वो इंटरनेट पर है, यूट्यूब पर है, आप आराम से जाकर देख सकते हैं। उसमें मुझे दोबारा आपको नहीं पढ़ाना है, पर आप उस चीज़ से गेन कर सकते हैं। सर, अगर आप ईगोइस्टिक बैठे हैं कि नहीं नहीं मुझे सब कुछ आता है, और अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप ही लॉस पर हैं, आप ही का माइंड जो है सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है कि ये 3 न्यूज़ जो मैंने आपको बताई, एक एडिटोरियल एंड 2 ये न्यूज़, इनको हमें एक्यूमुलेशन या हमको इनको बैलेंस रूप में देखना पड़ेगा, तीनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा, एक कंबाइंड अप्रोच लगाकर पूरी चीज़ों को, ओवरऑल पिक्चर को बेहतर तरीके से सीखना पड़ेगा। आई होप कि यू आर लर्निंग द आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, एंड उसमें क्या पढ़ना, ये स्टैगफ्लेशन मैंने कैसे निकाल के लाया वहाँ से, तो ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करो वीडियो, और आपका फीडबैक, कमेंट नहीं करते हो आप लोग, फीडबैक नहीं देते हो। एक दिन ऐसा ना है कि मैं इस चीज़ को बंद कर दूं, फिर आप रिक्वेस्ट करोगे कि सर प्लीज़ चालू कीजिए। ऐसा करने की नौबत मत लाइए। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपका फीडबैक क्या है, सपोर्ट दीजिए अपना। मैं आपको अगर कुछ दे रहा हूँ, एक बदले में एक लाइक और एक कमेंट और सब्सक्राइब ही तो कह रहा हूँ आपसे करने के लिए। शेयर भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।